हेलो एवरीवन। आज है 15 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन कर दिए मैंने, एक बार को आप देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल ऑन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्राइवेट मेंबर एक नया बिल इंट्रोड्यूस कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर्स बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर वो कुछ चेंजेस चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन के अंदर। ठीक है, कि भाई उनका कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें जो भी कामकाज है, कैसे काम करना है, कैसे मॉनिटर करना है चीज़ों को, उसमें है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा आने लग गया था। तो मतलब कि वो अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रहे थे। तो इसी वजह से जो भी प्राइवेट मेंबर थे वो चाहते थे कि भाई इस चीज़ को सही किया जाए। और ऊपर से अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन के ऊपर हियरिंग चल रही है, जहाँ पे जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके अपॉइंटमेंट के को लेकर कि भाई उनका अपॉइंटमेंट कैसे करना चाहिए, उसके अंदर रिफॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन सब बातों के ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है। इट वॉज आर्ग्यूड दैट internal functioning and structure of the large number of political parties have become very opaque and ossified, and there is a need to make their functioning transparent, accountable and rule based. तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, अभी देखो काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज निकल के आ रही हैं इलेक्शंस के अंदर। हर साल पार्टीज का जो नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है। इस वजह से जो इलेक्शन कमीशन है उसका वर्किंग कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल भी होना चाहिए, रूल बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी मेजोरिटी वाली पार्टी हो, जिनके पास ज़्यादा पैसा हो, तो उनके इन्फ्लुएंस में आके कोई भी संस्था अपना काम ढंग से ना करे। इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स की बातें की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात करते हैं प्राइवेट मेंबर का जो ये बिल है वो होता क्या है। एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर इज़ रेफर टू एज अ प्राइवेट मेंबर। कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट का है, एमपी है ना, अगर वो कोई मिनिस्टर नहीं है तो वो किसकी नंबर में काउंट होगा, वो काउंट होगा प्राइवेट मेंबर के रूप में। और अगर वो कोई बिल लेके आता है और उस बिल को बोला जाएगा फिर प्राइवेट मेंबर्स बिल। द पर्पज ऑफ दिस प्राइवेट मेंबर्स बिल इज टू ड्रॉ गवर्नमेंट्स अटेंशन टू what the individual MPs see an issue and gaps in the existing legal framework which require legislative intervention। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, प्राइवेट मेंबर के बिल का जो मोटिव है लाने का, वो सिर्फ ये है कि वो जो गवर्नमेंट का जो अटेंशन है, ठीक है, उनका ध्यान ऐसे इशू की तरफ आकर्षित करे जो कि फ़िलहाल के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दस इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर्स। तो इसी वजह से जो अपोजिशन पार्टी है मोस्टली वो मिनिस्टर्स तो होते नहीं है ना, तो वही ऐसा बिल लेके आते हैं। ठीक है, और वो बिल बेसिकली पब्लिक मैटर्स के ऊपर ही रिलेट होते हैं। तो इस वजह से वो पब्लिक मैटर के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा के अंदर। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर 1 मंथ्स नोटिस। अगर कोई भी मेंबर को ऐसा बिल लेके आना, प्राइवेट मेंबर को अगर कोई ऐसा बिल लेके आना चाहे, तो उसको पहले 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है कि मैं ऐसे ऐसे बिल लेके आने वाला हूँ। और इन बिल को इंट्रोड्यूस और डिस्कस किया जा सकता है केवल और केवल शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन को ही इनको इंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है और इनके ऊपर डिस्कशन भी उसी दिन चलेगी। अगर ये बिल रिजेक्ट हो जाए हाउस के अंदर, तो उससे पार्लियामेंट्री जो कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट का या फिर उसके रेजिग्नेशन का कोई सवाल नहीं उठता। हाँ, अगर ये पास हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है सामने वाली गवर्नमेंट को। द लास्ट प्राइवेट मेंबर्स बिल वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इन 1970। तो जो पहला मतलब जो लास्ट जो प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था वो 1970 में हुआ था। इट वाज सुप्रीम कोर्ट्स बिल 1968। कौन सा बिल था वो? एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपिलिएट जुरिडिक्शन बिल 1968। अब बात करते हैं इस बिल की हाइलाइट्स क्या थी, इस बिल के अंदर प्राइवेट मेंबर के द्वारा क्या कहा गया था। पहला तो यही है कि अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। इसके अंदर बोला गया था कि जो मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन है, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो उसको कैसे आपको अपॉइंट करना है, उसके लिए एक पैनल बनानी चाहिए। उस पैनल के अंदर प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, यूनियन होम मिनिस्टर होने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर, लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर फ्लोर लीडर राज्यसभा के,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। तो वो सब मिल के अपॉइंट करें, किसको चूज़ करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। फिर बात करते हैं टेन्योर की, कि भाई कितने साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को काम करना चाहिए। तो इनके द्वारा कहा गया है कि उनको 6 साल के लिए ये अपॉइंटमेंट करना चाहिए उनका, उनको जॉब देनी चाहिए 6 साल के लिए। अगर वो रीजनल कमिश्नर है किसी एरिया के, तो उस समय पे उनको सिर्फ 3 साल ही देना चाहिए अपॉइंटमेंट के बाद। अब बात करते हैं उनके रिमूवल की, कि उनको हटाना कैसे चाहिए। तो प्राइवेट मेंबर का क्या कहना है कि इनको हटाना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, उनका जो प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर इनको हटाने का होना चाहिए। और जैसे ही इनका जो टाइम पूरा हो जाए, इनकी जो रिटायरमेंट के बाद, इनको दोबारा रीअपॉइंट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके अंडर में इनको दोबारा नौकरी नहीं देनी चाहिए। प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस, यहाँ पे बात कहा गया है कि अगर मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एडवाइजरीज जारी की गई है, कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको फॉलो ना करें, तो उस समय पे इलेक्शन कमीशन को उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो स्टेट नेशनल पार्टी है, मतलब स्टेट पार्टी है या फिर नेशनल पार्टी है, उनका ओहदा कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है? जो उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जितने भी पर्क्स उनको मिलते हैं एज ए नेशनल पार्टी और या फिर एज ए स्टेट पार्टी, वो उनके निष्कासित कर देने चाहिए। और जैसा कि मतलब सेक्शन 16A ऑफ इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के अंदर बताया गया है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, कि कौन कौन इसके अंदर शामिल है। Originally, Commission had one election commissioner, but after the Election Commissioner Amendment Act of 1989, it became a multi-member body. जब शुरुआत में इसका गठन हुआ था, उस टाइम पे सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन बाद में जो एक्ट आई थी 1989 की, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी कर दी गई थी, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते थे, मतलब एक सीईसी और एक ईसी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है दोनों को, और इनका जो टर्म है वो 6 साल तक का होता है, या फिर 65 ईयर की एज तक, मतलब जो पहले कंप्लीट हो गया वो माना जाएगा। अगर 6 साल इनका कंप्लीट हो गया है ना, और इनकी एज उस टाइम पे 63 रह रही हो, तो इनको 63 की एज में ही रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो वर्क पीरियड है 6 साल का कंप्लीट हो चुका है। अब मान लो इन्होंने जॉब पे है ये 4 साल से, लेकिन 65 की एज हो गई इनकी, तो उस टाइम पे इनको 65 की एज के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब जो पहले आएगी उसी को मान लिया जाएगा। ऊपर से इनको सेम स्टेटस मिलता है, सेम सैलरी मिलती है, और सारी सुविधाएं मिलती है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है। अब बात करते हैं क्या क्या पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। डिटरमाइनिंग द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेरिटोरियल एरिया थ्रू आउट द कंट्रीज, जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनानी है, कैसे डिवाइड करना है, वो काम किसका होता है, ईसीआई का काम होता है। ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यही प्रिपेयर करते, पीरियोडिकली रिवाइज करते इलेक्टोरल रोल्स को, और जो नए एलिजिबल वोटर्स हैं, है ना, जो बच्चे 18 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं, 18 प्लस हो जाते हैं, तो उनको भी वोटर लिस्ट के अंदर अपडेट किया जाता है। और यही नए नए शेड्यूल और डेट ऑफ इलेक्शन और जो नॉमिनेशन पेपर्स की जो स्क्रूटनी है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, नोटिफाई करते हैं, ग्रांट करते हैं वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके जो रिकॉग्नाइजेशन कि भाई स्टेट पार्टी की फुलफिलमेंट इन्होंने कर ली है, या फिर नेशनल पार्टी की अभी जो 9th नेशनल पार्टी कौन सी बनी है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्होंने गुजरात के अंदर 13% वैलिड वोट गेन कर लिए थे। और एक नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको 6% वैलिड वोट होने चाहिए, किन्हीं भी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं, हाँ, इलेक्शन कमिश्नर है, द कमीशन आल्सो एडवाइजरी जुडिक्शन इन द मैटर पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। अगर मान लो कोई भी इलेक्शन हो गया है और उस टाइम पे कुछ गड़बड़ी या धांधली अगर निकल के आती है, तो उस इलेक्शन को डिस्क्वालीफाई करने का जो जिम्मेदारी है वो भी ईसीआई की होती है। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द बाई इलेक्शन। अब मान लो कहीं पे इलेक्शन करवाए, और वो जो वहाँ पे की कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मेंबर है, अगर वो अपना नॉमिनेशन बैक ले लेता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या करवाए जाते हैं, बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी यही लागू करते हैं। तो ये सब पावर किसकी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट टॉपिक इज राइजिंग मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर मुस्लिम वुमेन्स। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि भाई जो आपने क्या कदम उठाए हैं मिनिमम एज जो है मैरिज की मुस्लिम वुमेन्स को उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है। इस इसके वास्ते जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है ना, इन्होंने प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई जो मुस्लिम वुमेन्स की जो एज है ना उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, मिनिमम एज को बढ़ाया जाए शादी करने के लिए। तो इसी के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांग लिया कि बताओ भाई आप काम क्या कर रहे हो इस मामले में। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मिनिमम एज ऑफ मैरिज। बैकग्राउंड देखते हैं पहले तो। इन इंडिया द मिनिमम एज ऑफ मैरिज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द लॉ नोन एज शारदा एक्ट 1929। तो 1929 के अंदर शारदा एक्ट आई थी, जहाँ पे पहली बार शादी की एक न्यूनतम एज रखी गई थी, आयु रखी गई थी, मिनिमम एज डिफाइन की गई थी। इसको बाद में शारदा एक्ट के नाम से नहीं बल्कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के नाम से जाना जाने लग गया। 1978 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। उस टाइम पे मिनिमम एज क्या बनाएगी, 18 साल लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए। और साथ ही साथ बाद में इसके अंदर फिर एक नया लॉ ऐड किया गया। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2016। लेकिन इसने है ना किसको रिप्लेस कर दिया, CMRA 1929। CMRA कौन सी थी, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929, उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन जो कंडीशन थी ना 18 और 21 साल वाली वो सेम रही। अब फिलहाल की बात करते हैं फॉर हिंदूज। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर 18 साल मिनिमम एज रखी गई है ब्राइड के लिए और 21 साल ग्रूम के लिए। मतलब 18 साल की कम से कम एज होनी चाहिए लड़की की और 21 साल लड़के की। इस्लाम में क्या है ना, मिनिमम एज प्यूबर्टी मानी जाती है। अगर लड़की ने प्यूबर्टी अटेन कर ली तो वो मैरिज के लिए क्या है ना, वैलिड है, मतलब उसकी शादी करवाई जा सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 and the Prohibition of Child Marriage Act 2006 also prescribe 18 and 21 years of marriage age for the consent of marriage for women and men respectively। मतलब जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 की और जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की, उन दोनों ने ये माना है कि 18 और 21 साल होनी चाहिए, 18 साल लड़की की और 21 साल लड़के की। लेकिन जो इस्लाम के अंदर है ना, वो इस्लाम के अंदर थोड़ा सा टेढ़ा सीन है। ठीक है, वहाँ पे क्या है ना, एज ना देखते हुए प्यूबर्टी देखी जाती है। प्यूबर्टी जैसे ही अटेन कर ली लड़की ने तो वो क्या है ना, रेडी हो जाती है शादी के लिए, ऐसा उनका मानना है। For the new age of marriage to be implemented, these laws are expected to amend। अगर गवर्नमेंट चाहती है और वैसे भी बात भी चल रही है कि इनको अमेंड किया जाएगा, मतलब जो एज है मिनिमम इसको बढ़ाया जाएगा, है ना। तो नई जो एज निकल के आएगी अकॉर्डिंग टू यूनियन कैबिनेट, जो उन्होंने प्रपोज किया था कि लीगल मैरिज जो है वुमेन के लिए 18 से बढ़ा के 21 साल कर दी जाएगी। मतलब एक औरत की शादी के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए एक लड़की की, 21 साल। ऐसा यूनियन कैबिनेट का कहना है। अगर इसके अंदर अमेंडमेंट होती है तो फिर 21 साल मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि अंडर एज मैरिज करने के बाद वुमेन्स के साथ में क्या क्या इश्यूज उठ के आ सकते हैं। पहला तो ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर मान लो चाइल्ड मैरिज वायलेट्स गर्ल्स ह्यूमन राइट एंड मेक देम मोस्ट इनविजिबल टू पॉलिसी। Some basic rights they got devoid of, like right to education, right to rest and leisure, right to protection from mental and physical abuse, including rape and sexual exploitation। अब यहाँ पे क्या है ना, कम उम्र में किसी बच्चे की शादी कर दी जाए, किसी लड़की की कर दी जाए या लड़के की कर दी जाए, है ना, तो उस समय पे वो जो उनका राइट टू एजुकेशन वो पढ़ नहीं पाएंगे। भाई सामने वाला पढ़ाए तो पढ़ाए वरना नहीं पढ़ाए, है ना, काफ़ी काफ़ी चीज़ें इश्यूज हो जाते हैं, तो वो उनका ख़राब हो जाता है। राइट टू रेस्ट, मतलब जो खेलने कूदने की जो उम्र होती है ना, आराम करने की जो उम्र होती है, उस टाइम पे इनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ लाद दी जाती हैं, तो वो भी इनका क्या है ना, उधर भी इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ होता है। ठीक है? कि भाई जो एक बचपन की जो एज होती है जहाँ पे इन ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं होती, वहाँ पे इनके साथ मतलब क्या है ना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, रेप होते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ जिससे उभर पाना शायद ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब इश्यूज़ उनको झेलने पड़ते हैं। ऊपर से बात करते हैं डिसएम्पावरमेंट ऑफ वुमेन।
इसको भी बढ़ावा मिलता है। आज के दिन हम क्या बात करते हैं, गवर्नमेंट क्या बात करती है, नारी शक्ति की, ठीक है ना? तो लेकिन यहाँ पे क्या इशू है, अगर किसी लड़की की कम उम्र में शादी कर दी जाए, तो वो क्या है ना, जो उसके जो राइट टू एजुकेशन है, पढ़ नहीं पाएगी ढंग से, पढ़ नहीं पाएगी तो सक्सेसफुल होना आज के समय में बिना पढ़े लिखे, तो ये मान लो कि चांसेस हैं ही नहीं। अगर वो खुद के पैरों पे नहीं खड़ी हो पाएगी या फिर उसको मौका नहीं दिया जाएगा, तो उसको सीधी सी बात है, हम डिसएम्पावरमेंट की तरफ ढकेल रहे हैं, है ना? उसकी लाइफ अंधेरे में जाती जा रही है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। एसोसिएटेड हेल्थ इश्यूज़, मतलब क्या है ना, 12 से 15 साल तक की उम्र में कि कोई भी लड़की है, वो एक डेवलपमेंट स्टेज में ही रहती है, ठीक है? बॉडी और दिमाग और जो मेंटल अवेयरनेस है, वो इतनी नहीं हो पाती उस टाइम पे। और उस टाइम पे अगर उनकी शादी कर दी जाए, तो प्रेगनेंसी और चाइल्ड स्टंटिंग के केसेस भी बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ में भी बढ़ावा होता है, और जो बच्चा पैदा होता है, वो हेल्दी ना होने की बजाय उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है? मेंटली और फिज़िकली वीक रहता है वो, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे पुअर न्यूट्रिशन रहता है, बॉडी के अंदर खून की कमी रहती है, इस तरह की सिचुएशन होती है। और ऊपर से कम उम्र के अंदर जिन लड़कियों की शादी कर दी गई, तो वहाँ पे देखा गया कि वो डोमेस्टिक वायलेंस की ज़्यादा शिकार होती हैं। उनके पास लेस डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, कि वो डिसीजन खुद से नहीं अपने ले पाती हैं, या फिर उनकी सुनी भी नहीं जाती। पुअर एजुकेशन, मालन्यूट्रिशन, अर्ली प्रेगनेंसी, इसकी वजह से जो लो बर्थ वेट होता है बेबीज़ का, बच्चों की जो वेट होता है एक सामान्य बच्चे का, जो क्या कहते हैं, जन्म के बाद जितना वेट होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा कम होता है। Next topic is end-to-end encryption. Recently, Apple has announced it will increasing the number of data points protecting by end-to-end encryption on iCloud from 14 to 23 कैटेगरीज। 14 से 23 कैटेगरीज के अंदर एप्पल क्या कर रहा है, अपना एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ज़्यादा एनहेंस कर रहा है, ठीक है? आई क्लाउड की सर्विसेज दे रहा है, जहाँ पे आप ऑनलाइन जो अपना डेटा है उसको स्टोर कर सकते हो। तो वहाँ पे जो इंक्रिप्शन है उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो हैकर्स हैं इस डेटा को ब्रीच ना कर पाए, मतलब इस डेटा को चुरा ना पाए। व्हाट इज़ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर जैसे ही हम किसी को मैसेज करते हैं या प्रोफाइल खोलते हैं, तो सामने वाले बंदे के जो प्रोफाइल के नीचे लिखा आता है कि यहाँ पे आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑन कर सकते हो। और जैसे ही उस पर क्लिक करते कुछ कीज़ निकल के आती, कुछ डेटा निकल के आता है, कुछ नंबर्स निकल के आते हैं, जिसके बदौलत जो हमारे मैसेजेस हैं वो सिक्योर रहते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने किसी को मैसेज लिखा, मीट मी एट 2 PM, मैंने किसी को ये भेज दिया। तो अगर मैंने उसके सामने वाले बंदे के साथ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑन कर रखा है, कि भाई मेरे मैसेजेस उसके पास एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जाने चाहिए, ताकि उसको कोई बीच में थर्ड पर्सन पढ़ ना सके। तो वो मैसेज है ना, ये मैसेज ऐसे चेंज हो जाएगा, एन्क्रिप्टेड हो जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसे लेटर्स की, रैंडम लेटर्स की फॉर्म में हो जाएगा, फिर से एन्क्रिप्ट होगा। यहाँ पे सर्वर है जिसके थ्रू ये आगे जा रहा है। यहाँ पे ये कैसे पहुँच गया? एन्क्रिप्टेड फॉर्म में पहुँच गया, मतलब इस सर्वर से भी अगर कोई हैक करके इस सर्वर से मेरा डेटा निकाल लेता है, तो उसको ये रैंडम वर्ड्स दिखेंगे, मेरा लेटर नहीं दिखेगा, जिससे जो मेरा डेटा है वो भी सिक्योर रहेगा। फिर यही सामने जाएगा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में सेम में, और वहीं से ये डिक्रिप्ट होगा जहाँ पे इसको पहुँचना है, मतलब जो लास्ट डेस्टिनेशन है ना इसके सामने वाले के पास, वहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, ना कि यहाँ पे। तो इस वजह से इस एंड तक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में मैसेजेस पहुँचना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। और इसी को क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा डेटा पॉइंट्स के अंदर इसको एनहेंस कर रहा है, मतलब जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से काफ़ी बार जो डेटा है वो इनक्रिप्ट होता जाएगा। तो हैकर्स को क्या है ना, काफ़ी मशक्क़त मिलेगी उसको क्या करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए। तो ये पूरा एल्गोरिथम मैंने वहाँ पे आपको बता दिया। इसके यूजेस तो आप देख ही सकते हो, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, लीगल प्रोसीडिंग, या फिर पर्सनल कन्वर्जेशन, जो आप बातें बातें करते रहते हो, चैटिंग करते रहते हो, तो वो सब है ना एनक्रिप्टेड फॉर्म में अगर रहेंगी, तो उनको हैक कर पाना इम्पॉसिबल होगा। और फिर चाहे कितने भी रैंसमवेयर अटैक होते रहे, साइबर अटैक होते रहे, तो उनको हैक कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर आपका पूरा डेटा हैक भी हो गया, तो उसको डिक्रिप्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है।
मिनिमम एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कुछ ज़्यादा इससे रिलेटेड वो है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर्स है नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना, इंडिया डज़ नॉट हैव स्पेसिफिक एन्क्रिप्शन लॉ, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एन्क्रिप्शंस लॉ तो है नहीं। लेकिन जो फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग है या फाइनेंस सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ है, ये खुद के अपना कुछ मिनिमम एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखती है, जिससे जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं गूगल पे के द्वारा, फ़ोनपे के द्वारा, वो सेफ़ रहे। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो एम्स का जो डेटा है, उसको कुछ हैकर्स ने क्या कर लिया, ब्रीच कर लिया, उसको क्या ना हैक कर लिया है। अब वो क्या कर रहे हैं, रैनसमवेयर माँग रहे हैं, पैसे माँग रहे हैं कि इतने पैसे हमको दो, तब जाके हम आपका जो ये डेटा है अनलॉक करेंगे, फिर आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो इस तरह से इन चीज़ों को रोकने के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जो हमारा पर्सनल डेटा है, वो कहीं पे लीक ना हो जाए। तो ये सब था आज की क्लास, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत और देख सकते हो। तो वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी तक पढ़ाई है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्टिलाइज़र सब्सिडी। रिसेंटली द हाई गवर्नमेंट सब्सिडी आर लीडिंग टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ टू फर्टिलाइजर्स। अब गवर्नमेंट है ना फर्टिलाइजर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देती है, और स्पेशली यूरिया और डीएपी पे, ठीक है। और इस सब्सिडी की वजह से जो यूरिया और डीएपी की जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब लोग इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं। व्हाट इज़ फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो थोड़ा फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्टिलाइजर इज़ ए नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस दैट कंटेन केमिकल एलिमेंट्स, कि भाई ऐसे सब्सटेंस है मैन मेड जिनके अंदर कुछ जो केमिकल्स के कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक इनके अंदर क्या नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस, पोटाशियम, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और जो उनके ऊपर जो फल लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, उसको एनहेंस करने के लिए, मतलब जो प्रोडक्ट हमको देता है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा तीनों ज़रूरी है, इसी वजह से यूरिया और डीएपी की मांग बहुत ज़्यादा रहती है। देयर आर थ्री बेसिक फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, लाइक यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एमओपी यानी कि म्यूरिएट ऑफ पोटास। अब देखते हैं अबाउट फर्टिलाइजर सब्सिडी। गवर्नमेंट पे अ सब्सिडी टू फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर टू अलाउ फार्मर्स टू बाई फर्टिलाइजर एट बिलो मार्केट प्राइस। तो है ना, गवर्नमेंट क्या है ना, जो कंपनियां हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। उससे जो कंपनियां हैं सस्ती दरों में किसान को क्या प्रोवाइड करती है, ये जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं वो, मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का जो मतलब पैसा लगता है कंपनीज़ का, वो कौन बियर करती है, वो करती है गवर्नमेंट। सब्सिडी ऑन यूरिया। इन इंडिया यूरिया इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड, imported, consumed or physically regulated fertilizers of all. इट इज़ सब्सिडाइज ओनली फॉर एग्रीकल्चर यूज़। अगर कोई अपने एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के यूज़ के लिए अगर यूरिया को खरीदता है, तो तभी आप उस पर सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। सेंटर पे करता है यूरिया के फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच प्लांट, एंड यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू सेल द फर्टिलाइजर एट गवर्नमेंट सेट मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी एमआरपी वहाँ पे डाला गया है, उससे ज़्यादा मात्रा में आप वहाँ से क्लेम नहीं कर सकते। जो फिलहाल एमआरपी है यूरिया का करंटली, वो फिक्स किया गया है सरकार के द्वारा 5,628 रुपये पर टन के हिसाब से। और नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स में जो एमआरपी है, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, खुद कंपनीज के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा। But the government has, in recent time, especially with the global price surge post the Russia-Ukraine war, brought these fertilizer under the control regime. जैसे ही रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो फर्टिलाइजर्स की कमी हो गई, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये फर्टिलाइजर्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट होते थे। तो उसके बाद जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स है ना, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी अपना कंट्रोल जमाना स्टार्ट कर दिया, ताकि कंपनी इस अपने मनमाने ढंग से जो दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं उनका रेट ना बढ़ा दें, है ना? जिससे कहीं फिर किसान पे डबल मार ना पड़े। तो इस वजह से उसके एमआरपी को भी खुद रेगुलेट करने लग गई। ऑल द नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स आर रेगुलेटेड अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। तो एनबीएस स्कीम के अंडर में इनको भी क्या कर दिया गया, सब्सिडाइज कर दिया गया। एग्जाम्पल है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के, एक तो डीएपी हो गया, एक एमओपी हो गया। कंपनी इनको 27,000 पर टन से ज़्यादा के रेट पे नहीं बेच सकती, ये गवर्नमेंट ने इनका एमआरपी डिसाइड कर दिया था। व्हाट आर द रिलेटिव इनिशिएटिव फॉर द फर्टिलाइजर्स। पहला इनिशिएटिव तो नीम कोटिंग ऑफ यूरिया,
जितना भी यूरिया का प्रोडक्ट होगा उसको 100% नीम से कोटेड करना पड़ेगा, यानी कि एनसीयू की फॉर्म में आपको सेल करना पड़ेगा। फिर नई यूरिया पॉलिसीज़ थी, न्यू यूरिया पॉलिसी ऑफ 2015। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि देश के अंदर यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आए, है ना? और जिससे क्या है ना, गवर्नमेंट के ऊपर सब्सिडी का ज़्यादा भार ना रहे। मतलब जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पैसा पड़ता है। अगर इंडिया में ही उसको बनाया जाए तो इंपोर्ट का खर्चा बच जाएगा, और ऊपर से सरकार को सब्सिडी का जो अमाउंट है, जो कॉस्ट पहले बियर करती थी, उसमें भी कमी आएगी। फिर यहाँ पे बात की गई है कि जो सिटी के अंदर जितनी भी खाद वगैरह है ना, उसके प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए, और ऊपर से यूज़ ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन फर्टिलाइजर सेक्टर। DOF commissioned a 3-year pilot study on resource mapping of rock phosphate using reflectance spectroscopy and earth observation data। मतलब जो जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स हैं, उनके द्वारा उनकी हेल्प लेके हम जो है ना डेटा इकट्ठा किया जाए, और जो जो रॉक्स हैं जहाँ पे फॉस्फेट की मात्रा हमको ज़्यादा पाई जा सकती है, उनको ढूंढ के वहाँ से जो है ना हम मिनरल्स को निकाल के लेके आएँ और उसको फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर यूँ। तो ये थी आज की क्लास। बताइएगा कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरे को भी काफ़ी हेल्प हो, और आने वाले टाइम में आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।